नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? प्री बोर्ड की परीक्षा दे चुके हैं। अधिकांश विद्यालयों में प्री बोर्ड परीक्षा हो गई है और इस परीक्षा को देकर आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि किस किस अंश में आपको परेशानी होती है। कौन सा ऐसा अंश है जिसमें कि परीक्षा में बैठकर आप कठिनाई का अनुभव करते हैं और उस कठिनाई को अवश्य ही दूर करना है। अब आपको यह भी समझ आ चुका है कि आपको पाठ्यक्रम के किस अंश पर विशेष रूप से परिश्रम करने की आवश्यकता है। आप जब परीक्षा देते हैं तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपको आते तो हैं, परंतु उनका बिल्कुल सटीक उत्तर शायद आप नहीं दे पाते, जिससे कि पूरे अंक नहीं मिलते। और इसके साथ साथ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनमें प्रायः ऐसा भी होता है, कुछ प्रश्नों में सभी विकल्प ही सही लग रहे होते हैं जिनमें मामूली मामूली सा अंतर होता है, और यदि आपने वह अंतर पहचान लिया तो आपके अंक पूरे, और यदि नहीं पहचान पाए तो अंक कट जाएंगे। तो इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं के मध्य अवधि परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्र की, जिसमें कि 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। बच्चों, 3 घंटे का पूरा पेपर एक ही वीडियो में तो कवर हो नहीं सकता, इसीलिए हम इसे अलग अलग भागों में करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम खंड अ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, और इसमें जहाँ जहाँ बच्चे सामान्य त्रुटि करते हैं उस त्रुटि पर भी मैं प्रकाश डालूंगी कि यहाँ इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना जरूरी था। तो आइए बच्चों, करते हैं इस प्रश्न पत्र को। परंतु आगे बढ़ने से पहले बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह पहले कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगले भाग की वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं ये प्रश्न पत्र। तो बच्चों, आपके सामने है यह प्री बोर्ड एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। इसमें जो ऊपर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनमें सबसे पहले कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको थोड़े लंबे देने होंगे, 2 या 3 अंकों वाले होंगे वे प्रश्न। खंड आ में कुल 6 प्रश्न पूछे गए हैं, और इनमें वैकल्पिक प्रश्न सम्मिलित हैं, और उनमें जो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे उन्हीं चारों विकल्पों में से सही विकल्प में छांटना होगा। खंड बा में कुल 8 प्रश्न पूछे गए हैं, और उनमें भी दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो हम शुरू करते हैं खंड अ यानी वस्तुपरक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जिनमें सबसे पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश का। और पहले मैं इस अपठित गद्यांश को पढ़ देती हूँ, इसके पश्चात हम दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प को छांटेंगे। इसमें कहा गया है, अहंकार एवं बड़ेपन की भावना जीवन की अजीब विसंगति है। मनुष्य चाहकर भी अहंकार को झुका नहीं पाता, अहम की पकड़ को ढीला नहीं कर पाता, यह जानते हुए भी कि अहम जीवन के हर मोड़ पर मानव को अकेला कर देता है। हर मानव में अहंकार वृत्ति होती है, वह दूसरे को नीचा दिखाकर अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है। इस बात में उसे आनंद आता है कि सब छोटे बने रहें, मैं बड़ा बना रहूं। आदमी कितना स्वार्थी एवं संकीर्ण हो जाता है कि उसे अपने सुख के सिवाय कुछ और नजर ही नहीं आता। स्वयं की अस्मिता को ऊंचाइयां देने के लिए वह कितनों के श्रम का शोषण, भावनाओं से खिलवाड़ व सुख का सौदा करता है। उसकी अंतहीन महत्वाकांक्षाएं पर्यावरण तक को जख्मी बना रही हैं। अगर सत्ता का अहम जागा तो विलासिता व क्रूरता का बोलबाला हुआ, ज्ञान का अहम जागा तो जीवन के आदर्शों को बौना बनना पड़ा, शक्ति का अहम जागा तो युद्ध के खतरों ने भयभीत किया, और समृद्धि का अहम जागा तो मनुष्य के बीच असमानताएं आ खड़ी हुई। इस तरह का बढ़ता अधिक अहम का भाव हमारी दुनिया को छोटा करता रहा है। भीतरी व बाहरी दोनों ही दुनिया सिमटती रही हैं। अपना छोटा सा विरोध मानव में क्रोध को पैदा कर देता है। छोटी सी सफलता अहंकार बढ़ाने लगती है। कुल मिलाकर
सोच ही बिगड़ जाती है। कई बार हमें अपने आप पर गर्व होता है, स्वाभिमान का एहसास होता है, पर धीरे धीरे यह स्वाभिमान अहंकार का रूप लेने लगता है। अहंकार के वशीभूत औरों की छोटी सी भूल भी अपराध लगने लगती है। काश पड़ोसी की छत पर बिखरी गंदगी का उलाहना देने से पहले हम अपने दरवाजे की सीढ़ियां देख लें कि कितनी साफ है। सच तो यह है कि अहम ने सदा अपनी भूलों का दंड पाया है। अहंकार सफलता व संतुष्टि दोनों का दुश्मन है। इस पर कड़ी नजर रखना अत्यंत आवश्यक है। अब हम देखते हैं दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प कौन सा होगा। पहला प्रश्न, हर मानव में एक अजीब विसंगति है, अहंकार, संतोष, अपराध या अभिमान। तो सही उत्तर होगा क, अहंकार। दूसरा प्रश्न, मानव का अंतहीन महत्वाकांक्षा किसके लिए अहितकर साबित हो रही है? स्वाभिमान के लिए, पर्यावरण के लिए, सफलता के लिए या क व ग दोनों के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा ख, पर्यावरण के लिए। तीसरा प्रश्न, मानव स्वयं को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए क्या करता है? दूसरों को नीचा दिखाना, महत्वाकांक्षा बनाना, बड़ेपन का भाव रखना या केवल ख? तो सही उत्तर है क, दूसरों को नीचा दिखाना। चौथा प्रश्न, विलासिता व क्रूरता हावी हो जाती है, सत्ता का अहम जागने पर, शक्ति का अहम जागने पर, समृद्धि का अहम जागने पर या कोई नहीं? तो सही उत्तर है क, सत्ता का अहम जागने पर। पांचवा प्रश्न है, दूसरों की छोटी सी भूल अपराध कब लगने लगती है? स्वाभिमान का एहसास होने पर, अहंकार के वशीभूत होने पर, दूसरों के विरोध करने पर या क व ग दोनों? तो सही उत्तर होगा ख, अहंकार के वशीभूत होने पर। छठा प्रश्न, स्वार्थ के वशीभूत मानव का व्यवहार हो जाता है, कैसा? क्रूरतापूर्ण, सद्भावनापूर्ण, स्वाभिमानपूर्ण या विलासितापूर्ण? सही उत्तर है क, क्रूरतापूर्ण। और अगला प्रश्न, मानव का स्वाभिमान समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, किसमें? गर्व में, अहंकार में, अपराध में या ज्ञान में? सही उत्तर होगा ख, अहंकार में। आठवां प्रश्न, मानव दूसरों का शोषण व दूसरों की भावनाओं से खिलवाड़ करता है, स्वयं को असंतुष्ट करने के लिए, स्वयं की शक्ति बढ़ाने हेतु, स्वयं की अस्मिता को ऊंचाइयां देने के लिए या कोई नहीं? तो उत्तर होगा ग, स्वयं की अस्मिता को ऊंचाइयां देने के लिए। नौवां प्रश्न, मानव क्रोधित हो जाता है, चार विकल्प हैं, छोटा सा गर्व होने पर, अपना छोटा सा समर्थन होने पर, अपना छोटा सा विरोध होने पर या कोई नहीं? तो क्या उत्तर होगा इसका? ग, अपना छोटा सा विरोध होने पर। 10वां प्रश्न, मानव का अहंकार शत्रु है, सफलता व संतुष्टि का, विलासिता व क्रूरता का, ऊंच व नीच का या केवल ख? सही उत्तर है क, सफलता व संतुष्टि का। इसी प्रश्न का एक वैकल्पिक प्रश्न भी दिया गया है, सेवा भाव इस नश्वर जीवन का अद्भुत सौंदर्य है और सृष्टि का रागात्मक पक्ष भी। सेवा में तन तो तृप्त होता ही है, मन की खिड़कियां भी रोशन रहती हैं। ये प्रमाणित है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इत्र बांटने वाले के हाथ खुद व खुद सुगंध से सराबोर रहते हैं। संत कबीर के अनुसार जगत में जिसको सेवा करने में आनंद है, राम को भी उसी के दिल में रहना पसंद है। जीवन में सेवा भाव का अभ्यास करते रहना चाहिए। यह समता का भाव विकसित करता है। सच्चे मानव वही हैं जो सेवा को तत्पर रहते हैं। किसी के लिए मदद का भाव पैदा होते ही मन में हरियाली छा जाती है, कोई भी दुश्मन नहीं लगता। सेवा करने की इच्छा मात्र ही हृदय में गहरे बैठकर सौम्यता से सारा संकोच निकालकर माधुर्य ला देती है। जब हम सेवा को जीवन मंत्र बना लेते हैं तो हर किसी को ऊंचाई पर जाते देख हम खुशी से झूम उठते हैं। निश्चल भावों व विचारों का आदान प्रदान किसी की निस्वार्थ सेवा से ही संभव है। यह एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्ति को भावना की एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है, वरना गहरे संबंध भी कलह से भरे रहते हैं व युद्ध से सने होते हैं। सेवा की सकारात्मक कल्पना अच्छे विचारों के लिए खाद पानी का काम करती है।
सबसे गरीब वही होता है जिसे कुछ देना नहीं आता। हमारा मुस्कुराता चेहरा भी दूसरों को मुस्कान व दो मीठे बोल भी दूसरों को सुकून पहुंचाने में सहयोगी हो सकते हैं। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। जब हम सबके कल्याण की कामना की भावना रखते हैं तो मानो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब एक छोटे से प्रयास में ही समाहित हो गए हैं। बेचैनी लुप्त होने लगती है, घबराहट से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि मानव मन स्वार्थी नहीं रह जाता। सचमुच सेवा भाव का अच्छा विचार एक बीज है जिसे अंकुरित होने दें तो इससे मन की मौज के पेड़ों पर आनंद के फल मिलते हैं। अब इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें पहला प्रश्न है, सेवा भाव से मानव मन में विकसित होता है क्या समता का भाव या आदर का भाव, अनादर का भाव या कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा क, समता का भाव। दूसरा प्रश्न, सेवा को जीवन मंत्र मानने वाले व्यक्ति की सोच कैसी हो जाती है? दिए गए 4 विकल्प हैं, सुगंधित सोच, ईर्ष्यालु सोच, हर किसी को ऊंचाई पर जाते देख खुश होने की सोच या काल्पनिक सोच। तो सही उत्तर होगा ग, हर किसी को ऊंचाई पर जाते देख खुश होने की सोच। तीसरा प्रश्न, सेवा करने की इच्छा मात्र ही सहायक होती है। क, मानव मन में सौम्यता उत्पन्न करने में, ख, जीवन को माधुर्यपूर्ण बनाने में, ग, क व ख दोनों और घ केवल क। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? क व ख दोनों, यानी इसमें ग विकल्प सही है। और चौथा प्रश्न, निश्चल भावों व विचारों का आदान प्रदान संभव है। क, निस्वार्थ सेवा से, ख, स्वार्थपूर्ण सेवा से, ग, आदर भाव से या घ केवल ख। तो इसका सही उत्तर होगा क, निस्वार्थ सेवा से। पांचवा प्रश्न, सेवा भाव से मन हो जाता है तृप्त, आनंद से परिपूर्ण, अतृप्त या क व ख दोनों? तो सही उत्तर है इसका घ, यानी क व ख दोनों ही उत्तर सही हैं। तो हम इसमें किस पर अपना निशान लगाएंगे? घ पर। क व ख दोनों सही। और छठा प्रश्न, किसी के मन को सुकून पहुंचाने में सहयोगी है क्या हमारे मीठे बोल व चेहरे की मुस्कान, कल्याण, चिंतन शक्ति या आत्मिक शक्ति? सही उत्तर है क, हमारे मीठे बोल व चेहरे की मुस्कान। और अब अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तविक गरीबी है आत्मा की गरीबी, प्रशंसा करना, धन का अभाव या निर्धनता? सही उत्तर है क, आत्मा की गरीबी। प्रश्न संख्या 8, सबके कल्याण की कामना का सदपरिणाम परिलक्षित होता है। क, घबराहट व बेचैनी से मुक्ति मिल जाना, ख, स्वार्थ भावना समाहित हो जाना, ग है स्वार्थ भावना नष्ट हो जाना और घ, क व ग दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा घ वाला, यानी क व ग दोनों, क्योंकि क उत्तर था घबराहट व बेचैनी से मुक्ति मिल जाना और ग था स्वार्थ भावना नष्ट हो जाना। तो क व ग दोनों ही सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा घ। 9वां प्रश्न, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समाहित हो जाते हैं किसमें? क, सबके कल्याण की कामना की भावना से, ख, मन के स्वार्थी होने से, ग, चिंतन करने से, घ, क व ग। तो इसका सही उत्तर है क वाला, यानी सबके कल्याण की कामना की भावना से। 10वां प्रश्न, खुशियां बढ़ती हैं कैसे? बांटने से, समेटने से, सहेजने से या फिर केवल ग? तो उत्तर होगा क, बांटने से। प्रश्न संख्या 2, यह अपठित काव्यांश है जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्पों का चयन कीजिए। तो हम पहला पद्यांश पढ़ते हैं। जीवन एक कुआं है अथाह अगम, सबके लिए एक सा वृत्ताकार, जो भी पास जाता है सहज ही तृप्ति शांति जीवन पाता है, मगर छिद्र होते हैं जिसके पात्र में रस्सी डोर रखने के बाद भी, हर प्रयत्न करने के बाद भी यह यहाँ प्यासा का प्यासा रह जाता है। मेरे मन,
तूने भी बार बार बड़ी बड़ी रस्सियां बटी, रोज रोज कुएं पर गया, तरह तरह घड़े को चमकाया, पानी में डुबाया उतराया, लेकिन तू सदा ही प्यासा गया प्यासा ही आया। और दोष तूने दिया, कभी कुएं को, कभी पानी को, कभी सबको, मगर कभी जांचा नहीं खुद को, परखा नहीं घड़े की तली को, चीना नहीं उन असंख्य छिद्रों को। और मूड, अब तो खुद को परख देख। इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न है, कुएं के पास जाकर भी प्यासा का प्यासा रह जाता है, कौन? दोषी व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति या कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या होगा? क, दोषी व्यक्ति। दूसरा प्रश्न, जीवन भी कुएं की तरह है, अथाह अगम, अथाह दुर्गम, अथाह सुगम है या कोई नहीं? सही उत्तर होगा क, अथाह अगम। तीसरा प्रश्न, बड़ी बड़ी रस्सियां बटी का भाव है सफलता पाने हेतु योजना बनाना, सफलता पाने हेतु खुद को परखना, केवल क या केवल ख? तो सही उत्तर है क, सफलता पाने हेतु योजना बनाना। चौथा प्रश्न, मानव जीवन सभी प्रकार के प्रयासों के उपरांत भी प्यासा रह जाता है। इसमें 4 कारण बताए गए हैं। पहला, अपनी कमियों को ना पहचान पाने के कारण। दूसरा, अपनी सफलता को ना देख पाने के कारण। तीसरा, कमियों के लिए दूसरों को दोष देने के कारण। और चौथा है ख व ग दोनों। तो सही उत्तर होगा क, अपनी कमियों को पहचान ना पाने के कारण। पांचवा प्रश्न, चीना नहीं डैश या असंख्य छिद्रों के माध्यम से संकेत किया गया है, किस ओर? मानव की कमियों की ओर, मानव की सफलताओं की ओर, मानव के जीवन में आने वाले लोगों की ओर या कोई नहीं? सही उत्तर है क, मानव की कमियों की ओर। आगे है छठा प्रश्न, असफलता प्राप्त होने पर मानव को जांच परख करनी चाहिए, किस चीज की? सुविधाओं की, घड़े की, अपनी कमियों की या फिर केवल क? तो सही उत्तर होगा ग वाला, यानी अपनी कमियों की। सातवां प्रश्न, और तूने दोष डैश पंक्ति का आशय है, कौन सा? पहला है उत्तर इसमें, असफलता के लिए स्वयं को दोषी मानना। दूसरा दिया गया है, असफलता के लिए दूसरों को दोषी मानना। तीसरा दिया गया है, असफलता के लिए कुएं व पानी को दोषी मानना। और चौथा दिया गया है केवल क। तो सही उत्तर होगा ख, असफलता के लिए दूसरों को दोषी मानना। आठवां प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश से प्रेरणा मिलती है सफलता पाने हेतु अपने किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने की, मूल्यांकन कार्य कर उसमें सुधार करने की, या केवल ख या क व ख दोनों? तो सही उत्तर होगा घ, क व ख दोनों, क्योंकि सफलता पाने हेतु अपने किए गए कार्यों का मूल्यांकन भी करने की प्रेरणा मिलती है और मूल्यांकन कार्य करके उसमें सुधार करने की प्रेरणा भी मिलती है। अब आगे अथवा करके एक अन्य विकल्प दिया गया है, उसे मैं जल्दी से पढ़ रही हूँ, फिर हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसके चरण रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? बच्चों, जो अपठित काव्यांश होते हैं उनमें कुछ कठिन शब्द हो सकते हैं जिनके अर्थ शायद आपको ना आते हो, जैसे रत्नेश का अर्थ होता है समुद्र। आगे मैं पढ़ रही हूँ। नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? सुधा की धारा यानी अमृत की धारा होता है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, मेवे सब अंग में सपने हैं, वह देश कौन सा है? जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियाली है महकती, आनंदमय जहां सब, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत वन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है?
सबसे प्रथम जगत में जहाँ सभ्यता यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है? तो इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए उनमें पहला प्रश्न है, मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है। कौन सा देश बच्चों? भारत, चीन, बांग्लादेश या नेपाल? ये तो देखते ही स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, का विकल्प सही होगा, भारत। दूसरा प्रश्न, उसका पद प्रक्षालन निरंतर कर रहा है। पद प्रक्षालन का अर्थ है पैर धोना। भारत देश के पैर कौन धो रहा है? समुद्र, नदी, हिमालय या पोखर? तो उत्तर होगा क, समुद्र। तीसरा प्रश्न, भारत के फूलों का स्वरूप है कैसा? सुगंधित, सुंदर, प्यारे, या दिन रात हंसने वाले, या सुधा धारा वाले, या क व ख दोनों? तो इसका सही उत्तर है घ, क व ख दोनों, क्योंकि सुगंधित, सुंदर, प्यारे भी हैं, दिन रात हंसने वाले भी। और चौथा प्रश्न, भारत की नदियां हैं कैसी? अमृत समान, जल से परिपूर्ण, देश को निरंतर सींचने वाली, रसीले गुणों से परिपूर्ण, या क व ख दोनों? तो सही उत्तर होगा क व ख दोनों। पांचवा प्रश्न, भारत देश जगदीश का दुलारा है सुंदर फूलों के कारण, नदियों के कारण, हिमालय के कारण, या नाना प्रकार के वैभव व सुख समृद्धि से युक्त होने के कारण? तो सही उत्तर यही वाला ही है, नाना प्रकार के वैभव व सुख समृद्धि से युक्त होने के कारण। छठा प्रश्न, भारत भूमि आनंदमय है रसीले फलों के कारण, दिन रात हंसने के कारण, मैदान गिरी व वनों में महकती हरियाली के कारण, क व ख दोनों? तो सही उत्तर होगा ग, मैदान गिरी व वनों में महकती हरियाली के कारण। बच्चों, सातवां प्रश्न है, स्वर्ग सा सुख निहित अलंकार है। बच्चों, इसमें सा को देख के आप तुरंत समझ ही गए होंगे कौन सा अलंकार होना चाहिए। चार विकल्प दिए गए हैं, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। तो आपको समझ आ गया होगा कौन सा है, उपमा, यानी ख। और आठवां प्रश्न, भारत संसार का शिरोमणि है हिमालय मुकुट के कारण, समुद्रों के कारण, सबसे पहले भारत भूमि पर सभ्यता के विकास के कारण, या केवल क? तो इसका सही विकल्प है ग, सबसे पहले भारत भूमि पर सभ्यता के विकास होने के कारण। अब प्रश्न संख्या 3, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम से आई, इसमें पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, अच्छे फीचर में जरूरी है क्या चीज? फोटो, रेखांकन व ग्राफिक्स, क व ख दोनों, या केवल क? तो सही उत्तर है क व ख दोनों, यानी ग विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न, कौन सा पत्रकारिता का रूप नहीं है? वॉचडॉग पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता, सृजनात्मक पत्रकारिता, या एडवोकेसी पत्रकारिता? तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? सृजनात्मक पत्रकारिता, क्योंकि वॉचडॉग, खोजपरक, एडवोकेसी और इन डेप्थ ये सारे तो पत्रकारिता के रूप होते हैं, पर सृजनात्मक नहीं होता। तीसरा प्रश्न, संपादकीय माना जाता है किसको? अखबार की आवाज को, संपादक की अपनी राय को, सामान्य जानकारी को, या फिर केवल ख? तो सही उत्तर है इसका अखबार की आवाज। संपादकीय अखबार की आवाज होती है, केवल संपादक की नहीं। अगला प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता लोकप्रिय है सूचनाओं को तीव्र गति से पहुंचाने के कारण, सारे माध्यमों का समागम होने के कारण, खबरों को पढ़ने के कारण, या क व ख दोनों? तो सही उत्तर होगा क व ख दोनों, घ विकल्प। पांचवा प्रश्न, अखबार लोकतांत्रिक समाज में भूमिका निभाता है पहरेदार व शिक्षक की, जनमत निर्माता की, केवल क व ख दोनों? तो सही उत्तर होगा घ, यानी क व ख दोनों, क्योंकि अखबार पहरेदार, शिक्षक, जनमत निर्माता सारी भूमिकाएं निभा रहा है। आगे है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के निर्देशानुसार विकल्प छांटिए। और यहाँ ये है अंतरा भाग 2 में से दिया गया पद्यांश है, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा,
बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। यह आप समझ गए होंगे बच्चों, ये कौन सी कविता है? ये कविता है कार्नेलिया का गीत, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। तो इसी पर आधारित प्रश्न में से पहला प्रश्न है, यह गीत कवि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से अवतरित है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रसेन या स्कंदसेन? सही उत्तर होगा क, चंद्रगुप्त। दूसरा, बरसाती आंखों के बादल से अर्थ व्यंजित होता है भारतीयों की करुणा का, भारतीयों की दया भावना का, बादल से गिरती बूंदों का, या कावा खा दोनों? तो सही उत्तर है कावा खा दोनों। तीसरा, उड़ते खग में कौन सा अर्थ निहित है? भारत में आश्रय पाने की इच्छा रखने वाले लोगों का, या भारत में रहने वाले विदेशी, या उड़ते पक्षी, या केवल ख? तो सही विकल्प होगा क, भारत में आश्रय पाने की इच्छा रखने वाले लोग। चौथा प्रश्न, हेम कुंभ में अलंकार निहित है रूपक, अनुप्रास, उपमा या उत्प्रेक्षा? तो हेम कुंभ यानी सोने से बना हुआ घड़ा जो कि सोने के रूप का है, तो ये कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार, का विकल्प सही है। पांचवा, उषा रूपी नायिका के अवतरित होने को दर्शाया गया है भारत भूमि को सुखों से भरने के रूप में, भारत के सभी प्राणियों को हर्षोल्लास से भरने के रूप में, केवल का या केवल का और खा दोनों? तो सही उत्तर है घ वाला, यानी का व खा दोनों। भारत भूमि को सुखों से भी भर देती है उषा रूपी सुंदरी, और भारत के सभी प्राणियों में हर्षोल्लास भी भरती है। प्रश्न संख्या 5 पठित गद्यांश है, जो कि अंतराभाग 2 का गद्यांश दिया गया है। बालक के मुख पर रंगों का परिवर्तन हो रहा था, हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांसकर, गला साफ कर, नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सबने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे कांट की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। इसका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं। बच्चों आप समझ गए होंगे, यह सुमरिनी के मन के पाठ का बालक बच गया वाला निबंध है, जिसमें लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, निर्मल वर्मा या फणीश्वर नाथ रेणु? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ख, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश किस रचना का अंश है? सुमरिनी के मन के, सुमरिनी के मोती, जैसे उनके दिन फिरे, या कोई भी नहीं? तो सही विकल्प क, सुमरिनी के मन के। तीसरा प्रश्न, लड्डू शब्द सुनकर अध्यापक और पिता निराश हो गए, क्योंकि? लड्डू स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लड्डू मांगना बुरी बात थी, उन्हें किसी महंगी वस्तु मांगे जाने की उम्मीद थी, उन्हें इनाम में बालक द्वारा किसी किताब के मांगने की उम्मीद थी। तो सही उत्तर यही वाला ही है, घ वाला, यानी उन्हें इनाम में बालक द्वारा किसी किताब के मांगने की उम्मीद थी। चौथा प्रश्न, बालक बच गया से तात्पर्य है? बच्चा बीमार था, बच्चे का बचपना भी जीवित है, बच्चे से उसकी प्रिय वस्तु छीनी जा रही थी, यह उपरोक्त सभी। सही विकल्प होगा ख, बच्चे का बचपना अभी जीवित है। पांचवा प्रश्न, लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? क्योंकि अभी तक बच्चे से पूछे जा रहे प्रश्न उसकी उम्र के लायक नहीं थे, बच्चा डरा हुआ व सहमा हुआ था, बच्चे को उत्तर रटवाए गए थे, या उपरोक्त सभी? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 जो कि अंतराल से है। पहला प्रश्न, लेखक बिस्नाथ को अपनी माँ के पेट का रंग लगता था, हल्दी मिलाई पूड़ी जैसा, दूध जैसा, मिट्टी की गंध जैसा, या कोई नहीं? तो सही विकल्प है
हल्दी मिलाई पूड़ी जैसा। दूसरा प्रश्न, मैं ही कौन सा दिन भर पुण्य करता हूँ, तेल की मिठाई को भी घी की कहकर बेचता हूँ, ईमान गंवाने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता। यह कथन किसका है? भैरव का, जगधर का, नायक राम का या घीसू का? सही उत्तर जगधर का। तीसरा प्रश्न, अपने गांव माही पहुंचकर रूप सिंह किस व्यक्ति से अपने पिता राम सिंह के बारे में पूछता है? त्रिलोक सिंह, त्रिलोचन सिंह, त्रिपाल सिंह या त्रिदेव सिंह? तो क वाला विकल्प होगा सही, त्रिलोक सिंह। प्रश्न संख्या 4 है, अपने पितरों का पिंडदान करने, मिठुआ की शादी करने व कुआं खुदवाने हेतु सूरदास ने जमा किए थे 500 रुपए से अधिक रुपए, 500 रुपए से कम रुपए, शायद 500 रुपए, केवल ख। बच्चों सभी जगह आपको 500 रुपए ही दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पूरे 500 रुपए कहीं भी नहीं लिखा गया, यह विकल्प ही नहीं दिया गया। जबकि सूरदास इस पाठ में स्वयं कहता है कि हाय पूरे 500 रुपए थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 500 रुपए से कम तो नहीं हो सकते, कुछ ऊपर कुछ अधिक ही हो सकते हैं। तो इसलिए सही विकल्प होगा 500 रुपए से अधिक रुपए। यानी रुपए तो 500 ही थे, परंतु उससे कुछ ऊपर होने का अभिप्राय है। 500 रुपए से अधिक रुपए वाला ही विकल्प सही होगा। 5वां, बिस्कोहर की माटी पाठ है, लेखक की जानकारी का पाठ, ग्रामीण जीवन के रूप, रस व गंध को उकेरने वाला पाठ। वैसे बाकी अन्य 2 विकल्प भी दिए गए हैं, लेकिन हमें उत्तर तो यहीं से ही मिल रहा है, ख वाला ही विकल्प सही है, ग्रामीण जीवन के रूप, रस, गंध को उकेरने वाला पाठ। लेकिन फिर भी दोनों विकल्प भी सुन लीजिए, ग है केवल क और घ विकल्प दिया गया फूलों की जानकारी देने वाला पाठ। आगे प्रश्न नंबर 6, डग डग रोटी पग पग नीर, यह बात प्रसिद्ध थी किसके बारे में? नर्मदा के बारे में, मालवा के बारे में, इंदौर के बारे में या उज्जैन के बारे में? सही विकल्प है मालवा के बारे में। 7वां प्रश्न, महीप के जन्म के किस वर्ष में शैला ने आत्महत्या की थी? 9वें वर्ष, 7वें वर्ष, 10वें वर्ष या 8वें वर्ष? सही विकल्प है 9वें वर्ष। बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देते समय ये अवश्य ध्यान में रखें कि जब भी आप प्रश्न का उत्तर दें तो संख्या लिखने के साथ साथ वह विकल्प अवश्य उतार दें। जैसे उदाहरण के लिए इसी प्रश्न में ही सही उत्तर है विकल्प संख्या क, तो आपको केवल क नहीं लिखना, अपितु 9वें वर्ष यह भी साथ में उतारना है। इससे परीक्षक को जांचने में सुविधा होती है और वह प्रसन्नचित होकर आपको अच्छे अंक देने के लिए तत्पर रहता है। बच्चों अब आपका वह असमंजस अवश्य दूर हो गया होगा कि आपने परीक्षा में जिन विकल्पों का चयन किया वे वास्तव में सही था या गलत, और गलत है तो क्यों गलत है। और इसी के साथ ही जो दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं उनके लिए यह प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि पूरे पाठ्यक्रम में से और पूरे 80 अंक के अनुरूप ही तैयार किया गया प्रश्न पत्र है। इसके सभी प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी हैं, तो यदि आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं वार्षिक परीक्षा में आपको इनसे अवश्य मदद मिलेगी। तो आप तैयारी करते रहिए, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में खंड ब के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।